देखो ये फंक्शन कौन सा है, कॉनकैटिनेट। क्या है? कॉनकैटिनेट फंक्शन है। ये फंक्शन का क्या काम है? अगर आप अलग अलग सेल्स में अलग अलग कुछ भी लिखे हुए हैं, अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, और आप चाहते हैं कि सबको मिला के एक सेल में दिखाए, तो उसी के लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे इधर सामने देखिएगा, राम इधर लिखे हैं, इज उधर लिखे हैं, ए इधर लिखे हैं, गुड उधर लिखे हैं, बो इधर लिखे हैं, है कि नहीं? तो हम अलग अलग सेल्स में क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। अगर आपको उसी को मिला के एक ही जगह आंसर के रूप में ला देना है तो आप कॉनकैटिनेट का यूज करेंगे। जहां पे भी आंसर आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर आपको चाहिए कहां पे। और क्या करिए, लिखिए इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब कह रहा है क्या, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 आगे। तो आप यहां पे क्या करिए कि एक एक करके सेलेक्ट करो। सबसे पहले कौन सा सेल में का होना चाहिए, A1, तो क्या लेंगे, A1 ले लिया ना। कॉमा अब किसका होना चाहिए, कौन सा, H4, तो H4 लिए। कॉमा अब क्या होना चाहिए, D5, तो D5 लिए। कॉमा अब क्या होना चाहिए, F1, कॉमा आपका होना चाहिए A6। ब्रैकेट को क्या करेंगे और कौन सा बटन दाबेंगे, क्या आया यहाँ पे, राम इजे गुड बाय। लेकिन यहां पे देखोगे इज और ए के बीच में क्या है बाकी जगह क्या है, स्पेस अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे लिखा गया है ना वहां पे स्पेस डाला गया, और जहां पे नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे स्पेस नहीं डाला गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे राम पे आके और F2 यानी रीनेम करते हैं, तो देखो तो स्पेस लगा है पहले से कि नहीं लगा है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस को हटा के और इंटर किए, तो देखो तो यहाँ पे भी चिपक के चिपको आंदोलन का हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? यानी कॉनकैटिनेट फंक्शन अलग अलग सेल्स में लिखे गए डेटा को एक सेल में मिला के दिखाने का काम करता है, और वर्ड्स के बीच में स्पेस को नहीं लाता है। अगर जहां पे लिखा गया है डेटा वहां पे अगर वर्ड के बाद स्पेस है तो यहां पे भी स्पेस लाएगा, नहीं तो लाने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कौन सा फंक्शन, कॉनकैटिनेट। अगला फंक्शन जो है वो है नाउ। क्या है, नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, अभी यानी वर्तमान। ठीक है, तो अभी का डेट होता है कि अभी का टाइम होता है, कि अभी का डेट और टाइम दोनों होता है, दोनों होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान में जो भी समय और तारीख हो रहा है वो आपके एक्सेल पे के किसी सेल में इंसर्ट हो जाए, तो उसी के लिए आप करेंगे इज इक्वल टू नाउ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इंटर करिए, नाउ फंक्शन लगाए, नाउ लगाए ना, गलत हो गया, इज इक्वल टू नाउ, रुको ना जी, सही है, एक मिनट रुको। उस सेल में है ना, देखो होता क्या है बता रहे हैं। हमारे पास पहले से सीट्स क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अब अलग अलग बैच में हम अलग अलग प्रकार के कारनामा और प्रैक्टिकल क्या करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो एक होता है कि डिफॉल्ट सेटिंग लगा हुआ आपके सीट पे क्या फॉर्मेट लगा हुआ है, समझ में आया? जैसे देखो फॉर्मेट हम यहाँ पे बदल के चेक कर रहे थे ना, तो एक होता है डिफॉल्ट क्या फॉर्मेट लगा हुआ है। तो उस कंडीशन पे आपका यही होगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब डेट और टाइम दोनों आएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा था यानी हम फॉर्मेट यहाँ से चेंज करके रखे हुए, ये सब आगे आप पढ़ जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होने वाला नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बोले कि नाउ फंक्शन क्या करता है, अभी का डेट और टाइम दोनों ही निकालने का काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए डिफॉल्ट सेल कहीं पे जनरल लिखा है, देखो अभी क्या है जनरल है, लेकिन वही कहीं पे आ रहा है तो क्या है, डेट है। तो हर सेल में अलग अलग प्रकार के डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करके रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। तो इसमें डेट था इसलिए क्या आया, डेट। लेकिन किसी जनरल वाले पे आ जाते हैं, आप क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू नाउ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें क्या है, डेट और टाइम दोनों आया, दिखाई दे रहा है ना? तो डेट वाले सेल में, मतलब एक सेल है जिसमें हम सिर्फ बोले कि इसमें डेट ही आए और कुछ नहीं आया, तो टाइम को वहां पे नहीं ला रहा है। लेकिन एक जनरल है, जनरल का मतलब कि जो करिएगा सो क्या होगा, आएगा। तो वहां पे क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? तो हमारा नाउ फंक्शन जो है उसका उपयोग करके क्या कर पाते हैं, वर्तमान का डेट और टाइम दोनों इंसर्ट कर पाते हैं किसी भी सेल में। कोई दिक्कत किसी को?
ये सब के बारे में बताएंगे आगे। अगला जो फंक्शन है वो होता है टुडे। क्या होता है? टुडे। ठीक है, टुडे का मतलब क्या होता है? आज। आज का क्या होता है? डेट की टाइम। आज का डेट होता है, टाइम तो वर्तमान का होता है। तो अगर आज का डेट इंसर्ट करना है तो लिखो इज इक्वल टू टुडे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो आज का क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? 15 तारीख। ठीक है, शॉर्टकट से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्या बोले? शॉर्टकट से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो समझिए, ध्यान से देखो सामने। यहां पे अभी कस्टम है, हम किस में आ जाते हैं? जनरल वाला कोई सेल में आता है, जनरल है ना। कंट्रोल के साथ आप ये दिखाई दे रहा ना कॉलन और सेमी कॉलन वाला। अब आपको पता है कि अगर किसी भी बटन पे दो कोई भी सिंबल हो, जैसे यहां पे क्या है, एक अलग अलग सिंबल्स और एक 1 2 3 4 है, तो अगर हम बिना शिफ्ट के साथ दाबेंगे तो नीचे वाला आता है कि ऊपर वाला? नीचे वाला। शिफ्ट के साथ दाबेंगे तो ऊपर वाला। तो आपको करना क्या है कि कंट्रोल के साथ ये यानी सेमी कॉलन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नीचे क्या आएगा? सेमी कॉलन ना। शिफ्ट दाबेंगे तो कॉलन, नॉर्मल क्या आएगा? सेमी कॉलन। तो अगर सीधे सेमी कॉलन दाबते हैं तब तो वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल सेमी कॉलन करोगे तो क्या इंसर्ट होगा? डेट। क्या इंसर्ट होगा? डेट। लेकिन वही अगर आपको टाइम चाहिए तो कंट्रोल तो आपको दाबना ही है, लेकिन आपको कॉलन दाबना है। क्या दाबना है? तो कॉलन बिना शिफ्ट के दाबा हो पाएगा? तो क्या लगाना पड़ेगा? शिफ्ट। और उसके बाद ये आ गया कि नहीं आ गया? यानी अगर आपको डेट इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, और टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये कौन सा फंक्शन था? डेट टाइम। और डेट टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट नोट्स में ये लिखा भी होगा शायद। देखिए सामने अगला जो फंक्शन है वो है वीक नम। क्या है? वीक नम फंक्शन का उपयोग करके अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौवा नंबर सप्ताह चल रहा है, क्या जानना चाहते हैं? कौवा नंबर सप्ताह चल रहा है, तो उसी के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है? वीक नम। अब भैया एक्सेल का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं? बताना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो जैसे पहले तो कोई ना कोई डेट होगा कि नहीं होगा, उसी डेट से तो कैलकुलेशन होगा। तो यहां पे हम कोई डेट लिख दिए हैं, यहां पे कोई डेट लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30/8/2023, यहाँ पे 31/12/2023। अगर मान लो हमको देखना है कि ये डेट को कितना नंबर सप्ताह है और ये डेट को कितना नंबर सप्ताह है, मतलब जो डेट लिखे हैं उस डेट को कितना नंबर सप्ताह है, कितनी तारीख से? तो 1 तारीख से, पहला महीना से, और ईयर का शुरुआत से। समझ में आ रहा ना? यानी ईयर के शुरुआत से आप किसी विशेष डेट को कितने नंबर सप्ताह पे पहुंच चुके हैं। टोटल 52 पूरे सप्ताह होते हैं, 53वां चल रहा होता है ना, है कि नहीं? तो अगर मान लो कि देखना है कि 30/8/2023 को कितना नंबर सप्ताह चल रहा था, या फिर आपको देखना हो कि 31/12/2023 को कितना नंबर सप्ताह चल रहा है, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? वीकनम फंक्शन है। कैसे? तो सिंपल समझिए, यहां पे करेंगे क्या कि इज इक्वल टू वीकनम और डेट ले लेंगे जिस डेट को चेक करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो उस दिन का वह नंबर सप्ताह चल रहा है 35वां नंबर सप्ताह। ठीक है, वही अगर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू वीक नम आ गया ना, और 31/12/2023 लेके क्लोज किए तो कितना नंबर सप्ताह चलेगा? 53 नंबर। अब होता क्या है कि आमतौर पे देखो ना कि इज इक्वल टू 52 गुने क्या करते हैं, कहाँ है गुना का साइन? यहाँ 7, कितना हो रहा है? 364। अगर 365वां अंतिम जो होगा वो सप्ताह चेंज हो जाएगा 53 नंबर। लेकिन होता क्या है कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जब हम आपको पढ़ाए थे क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन विंडोज में, तो वहां पे एक ऑप्शन आता था कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह का पहला दिन कहां से शुरुआत करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर मान लीजिए आप संडे लगा के रखे हैं और 1 जनवरी को संडे पड़ गया, तो 1 तारीख से ही पहला सप्ताह शुरू हुआ, और जो खत्म कब होगा? 7 तारीख को। तो 8 से दूसरा सप्ताह चालू होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप क्या किए हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप लगा दिए हैं क्या? मंडे। क्या लगा दिए हैं? मंडे। और सैटरडे को 1 तारीख हो गया, संडे को 2, और मंडे को
3, तो मंडे से दूसरा सप्ताह क्या हो जाएगा, चालू होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि हम क्या बोले कि पहला जो दिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मंडे हफ्ता का। तो इधर 2 दिन जो बीता है वो भी तो डेट शुरू हुआ, तो एक सप्ताह काउंट हो जाएगा ना, 2 ही दिन में हो जाएगा कि नहीं। और तीसरे तारीख से कौन सा सप्ताह चालू हो जाएगा, दूसरा सप्ताह चालू हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो दिन होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। क्योंकि हफ्ता किससे काउंट होता है, डेट के अकॉर्डिंग होता है कि डे के अकॉर्डिंग होता है, डे के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ रहा है ना। तो क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन के सेटिंग में आपको बताए थे कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, ठीक है। तो ये विकर्म फंक्शन है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से तारीख को कितना नंबर सप्ताह चल रहा है, 1 तारीख पहला महीना 2000 डैश से। अभी 2000 डैश का मतलब जितना नंबर साल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला फंक्शन, ये फंक्शन है पावर। क्या है, पावर। अगर आपको ये निकालना है किसी के अंदर कितना पावर है, सॉरी किसी के अंदर कितना पावर है ये नहीं, अगर आपको ये निकालना है कि किसी नंबर का कितना पावर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है, पावर। अब पावर में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, उसके आगे भी आपका हो सकता है। 2 का पावर 2 का निकालना, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 4 का पावर 16, किसी भी नंबर का आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर का पावर निकालने पे आंसर कितना है यही देखना है, तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है एक्सेल में जिसका नाम क्या है, पावर फंक्शन। देखिए कैसे काम करेगा। हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू पावर, क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, नंबर। नंबर में हम ले लिए क्या, 4, क्या ले लिए, फिर नंबर लिख दिए तो क्या लगाएंगे, अब क्या पूछ रहा है, यानी 4 का कितना पावर कैलकुलेट करें, 2, 4 का 3, तो 4 का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16, 4 का 3 करेंगे तो 64, 4 का 4 कर देंगे तो 256, 256 होगा ना। तो यहाँ पे 4 का पावर 4 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, कितना आ गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला ये है कि फंक्शन के अंदर सीधे तुम नंबर डाल दो, लेकिन फंक्शन के अंदर आप सेल एड्रेस भी डालना हुआ तो डाल सकते हैं। कैसे, तो आइए लिखिए इज इक्वल टू पावर, नंबर की जगह हम सेल नंबर ले लिए कि इसमें नंबर बदलेंगे, यहां क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा, कॉमा पावर की जगह भी हम क्या कर लिए, सेल नंबर ले लिया और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज और इंटर, इतना आ रहा है। लेकिन 4 का पावर हम यहाँ पे पावर में क्या रख देते हैं, 4, यानी नंबर ये पावर ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नंबर में हम ये सेल लिए थे, पावर के लिए हम ये सेल लिए थे, आंसर बदला कि नहीं बदला। तो यही कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। वैसे नोट्स में इसका देखिएगा कि एक दूसरा एग्जांपल भी क्या किया गया है, दिया गया है, जो जोड़ के निकालने वाला दिया गया है, ठीक है। आपको एक बात हम बता दें, एक्सेल में कॉन्सेप्ट है ये, जिंदगी में कभी भी काम करेगा। एक्सेल में आप एक फंक्शन का इस्तेमाल अकेले कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब एक फंक्शन का इस्तेमाल एक अकेले करते हैं तो नॉर्मल आप एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे आपको कुछ फंक्शंस हम ऐसे बताएंगे भी, फंक्शंस नहीं बताएंगे, फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन एक फंक्शन के अंदर हम एक आध और फंक्शन क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे अभी देखिए ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं इज इक्वल टू पावर, क्या निकाले, पावर निकाले, लेकिन जो नंबर है क्या है, नंबर, वहां पे हम सीधे नंबर नहीं देंगे, 2 नंबर का जोड़ देंगे, 2 नंबर क्या क्या कर देंगे, जोड़। तो अब नंबर के जगह हम नंबर सीधे नहीं लिख रहे हैं, हम नंबर के जगह क्या लिख दे रहे हैं, सम। नंबर के जगह क्या लिखे, तो कह रहा है कि अब सम का नंबर 1 सम का नंबर 2 बताइए, तो सम में हम क्या कर देते हैं, 2,3, अब ब्रैकेट क्या कर दिए, क्लोज। अब नंबर के जगह हम ये फंक्शन डाल दिए, अब जब हमारा नंबर के जगह ये डाल दिए, काम खत्म, तो फिर हम क्या लगा देंगे, कॉमा। अब क्या लिख देंगे, पावर। तो पावर में सीधे मान लो हम 2 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बोलो आंसर कितना आएगा, कितना, 100, कौन है जी, कितना आएगा, 49 ना, 5 और 2 7, 7 का पावर 2, 7 7 है, आया कि नहीं आया। तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्या कर दिए हैं, डाल दिए कि नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है।
तो एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत, एक के अंदर एक ही नहीं, एक के अंदर 2 3 4 कितना भी लगा दो। अब जब ऐसे काम करते हैं तो आप एडवांस लेवल पे काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर एक एक कर रहे हैं तो बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो यही कौन सा फंक्शन है हमारा? पावर फंक्शन। आगे बढ़ा जा। ये जो फंक्शन है इसका नाम है इफ फंक्शन। क्या नाम है? इफ। इस फंक्शन का कोई काम नहीं है, और इस फंक्शन से ऐसा है नहीं कि कोई काम नहीं हो। जो किसी में का नहीं होता उस सब में का होता है कि नहीं? जो किसी का नहीं हुआ वो सबका है। तो कहने का क्या मतलब है वो समझिए। इफ फंक्शन जो है ना उसका कोई फिक्स वर्क नहीं है। जैसे सम का फिक्स वर्क है, क्या करेगा? जोड़ेगा। प्रोडक्ट का फिक्स वर्क है, क्या करेगा? मल्टीप्लाई। सम प्रोडक्ट का फिक्स वर्क है, क्या करेगा? गुना करके जोड़ेगा। सम स्क्वायर का स्क्वायर निकाल के जोड़ेगा। ट्रिम का एक्स्ट्रा स्पीसीज को रिमूव करेगा। कॉनकैटिनेट का अलग अलग सेल्स के डेटा को एक में मिला के दिखाएगा। तो सब फंक्शन का एक फिक्स काम है, लेकिन इफ का कोई फिक्स काम नहीं है। इसे बहुत सारे प्रकार के काम हो सकते हैं, क्योंकि इफ का मतलब क्या होता है? अगर मगर यदि। अगर मगर, समझ में आ रहा है ना? तो इफ का जो मतलब होता है वो अगर मगर यदि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है क्या, इफ फंक्शन क्या कहता है कि तुम हमको कंडीशन बताओ, तुम हमको कंडीशन बताओ, और कंडीशन के बाद दो बात बताओ कि अगर ऐसा मिले तो क्या करें, नहीं मिले तो क्या करें। तो इफ से हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन के आधार पे कुछ भी रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि इफ का मतलब यदि, तो यदि क्या हो तो वो डाल दिए, और अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो। तो इफ का कोई फिक्स काम नहीं है, इसे बहुत सारे प्रकार के काम आप कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पे कैसे इस्तेमाल में लाना है। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, समझते हैं। यहां पे देखो कि कुछ एम्प्लॉइज का नाम लिखा गया है और उनका सैलरी भी लिखा गया, ये उदाहरण के लिए बस है। ठीक है, और यहां पे 3 कंडीशन आप लिखे हुए हैं, बोनस, बोनस और बोनस, क्योंकि धीरे धीरे पहले बेसिक, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि बॉस खुश हुए, कहीं से लॉटरी वॉटरी लग गया, चाहे मान लो दिवाली वाली आ गया, कुछ भी ऐसा, तो वो चाहते हैं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ बोनस दिया जाए। क्या दिया जाए? बोनस। अब मान लो कि सबको अगर बराबर बोनस दें, तो कंपनी का सीईओ मान लो कि जो 5 लाख रुपए महीने पे काम कर रहा है उदाहरण के लिए, और कंपनी में जो सबसे नीचे स्वीपर है वो 5,000 पे काम कर रहा है, तो स्वीपर को 5,000 बोनस दे दो तो गच हो जाएगा, और सीईओ को 5,000 बोनस दो तो कहेंगे कि इतना तो हमारा 1 घंटे का खर्चा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे एक कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा कि जो जिस लेवल पे है उसके अनुसार उसको क्या करना है, बोनस देना है। जैसे देखो शादी में जाता है तब बना होता है गांव में कि गांव का लोग है ना नीचे तिरपाल पे खा लेगा, हाँ, महिलाएं जो है वो अलग जगह खा लेंगी, आज जो गेस्ट आएगा ओकरे लिए अलग से व्यवस्था रहता है। शादी वादी होता है तो देखना गांव के लोग खाने के लिए अलगे खाना बनता है, बारातियों को खाने के लिए अलगे खाना। ऐसा होता है कई जगह, होता है कि नहीं होता है? देखो बोल रहा है सर, अब मारा मारी नहीं करो, हो गया। आपने जिंदगी को अभी पूरा तो देखा नहीं है ना, आप जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं कि नहीं होता है। आप 1-2 जगह गए होंगे तो आपको पता है कि नहीं होता है, लेकिन जो बोल रहा है कि ऐसा होता है वो कंडीशन को देखा हुआ है। अगर हम बोल रहे हैं होता है तो हम देखे हुए हैं, आप बोल रहे हैं नहीं होता है तो आप नहीं देखे हैं। लॉजिक क्या है? इधर 2-4 और भी लोग बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो दोनों कंडीशंस पे अगर आप रहोगे तब तो पता चलेगा ना कि दोनों देखो कि नहीं। तुम एगो में जाते होगे चले आते होगे तो कैसे पता चलेगा? चलेगा नहीं। तो
ये वाली बात है, ठीक है। जो बातें बोल रहे हो समझा करो, मारा मारी पे काहे उतालू हो जाते हो तो। देखो, तो यहां पे क्या करें कि जो उनका बोनस होगा वो सबके सैलरी के अनुसार निकलेगा। अब मान लीजिए कि जो बॉस है वो आके बोले कि एक काम करो, जो अकाउंटेंट है बैठ के हिसाब किताब कर रहा है, वो उनसे आके बोलते हैं कि एक काम करो, जिसका सैलरी ना 10,000 और उससे ज्यादा है, ध्यान से सुनना सब, जिसका सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा है, उसको उसके सैलरी का 10% बोनस निकालो। सबको तो 10% नहीं होगा ना, सबका 10%। तो कंडीशन क्या कह दिए कि जिसका सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 10%, और 10,000 वाले से कम का उसको उसके सैलरी का 5%। तो एक अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब 10,000 से ऊपर जिसका जितना सैलरी है उसका उसके सैलरी का 10% निकल के दिखाएगा, और 10,000 से जिसका नीचे है उसको उसके सैलरी का 5% निकल के दिखाएगा। यानी एक कंडीशन लगा दिए। क्या लगा दिए? कंडीशन। अब इसमें कितने कंडीशन है? एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लो तुमसे बोला जाता है ये कर दो ये कर दो बाकी को छोड़ दो, तो बाकी वाला कंडीशन में आता है कि वो अदरवाइज हो गया, अदरवाइज हो गया ना, तो कंडीशन में आएगा क्या? वो कंडीशन में नहीं आता है, वो अदरवाइज बोला जाता है। यानी उसके अलावा कंडीशन जो मुख्य हो उस पे, और अदरवाइज वाला अलग छाट दिए। समझ में आ रहा? रबिश की गार्बेज। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इधर, हम मान लो कि यहां पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम पहले कंडीशन पे बताते हैं, क्योंकि एक कंडीशन पे फिर 2 बताएंगे तो दूसरा में 3 बताएंगे, तो फिर जब तुम 3 जान जाओगे तो कितना भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लोगों का नाम है, उनका सैलरी उनके सामने निकालेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। कंडीशन क्या है कि जिसका सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 10%, अदरवाइज उसको उसके सैलरी का 5%। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? इज इक्वल टू इफ, क्योंकि कंडीशन के आधार पे ही क्या करना, निकालना है। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू इफ। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब एक तरह से समझो कंडीशन, कि क्या लॉजिक लगा के खोजना है, क्या कंडीशन है। समझ रहे हो ना? तो हमारा कंडीशन क्या है? सैलरी बराबर और बड़ा होना चाहिए कितने से? 10,000 से। तो अगर हम B3 में निकाल रहे हैं तो B3 में किसके सैलरी के अनुसार निकालेंगे? B3 में आंसर निकलेगा ना, तो B3 में किसका सैलरी का आंसर निकलेगा? राकेश के सैलरी का। तो राकेश का सैलरी लिखा किस में गया है? सॉरी, C3 में निकाल रहे हैं ना, C3 में निकाल रहे हैं, तो C3 में किसका बोनस निकाल रहे हैं? राकेश का। राकेश का बोनस किस में है? B3 में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या लिख दिए? इफ। अब कंडीशन क्या है कि अगर इफ B3 यानी B3 में जो सैलरी है वो क्या हो? बड़ा हो और क्या हो? बराबर हो। कितने के? 10,000 के। मतलब क्या लिखे? इफ B3 बड़ा हो और बराबर हो कितने के? 10,000। कंडीशन खत्म कि और भी कुछ बचा है? कंडीशन खत्म। तो क्या लगा देंगे? कॉमा। क्या लगाएंगे? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये कंडीशन हमको जहां मिले तो क्या करेंगे? तो क्या करना होगा जी? अगर मिलेगा ऐसा तो हमको इसमें जो सैलरी लिखा है B3 में उसका 10% ना, अब वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो क्या करना है? तो B3 का क्या निकाल देना है? 10%। वैल्यू ऑफ ट्रू अगर मिले तो सामने देखो सब इधर क्या लिखे कि अगर B3 बड़ा और बराबर 10,000 से, तब B3 का कितना परसेंट निकाल दो? 10%। यानी पहला कंडीशन लिख दिए, और कंडीशन के बाद क्या अगर वैसा हो तो वैल्यू ऑफ ट्रू अगर वैसा मिले तो क्या हो, वो क्या कर दिए? लिख दिए। अब क्या लगाएंगे? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? वैल्यू फॉल्स, कि अगर ऐसा उस सेल में नहीं मिले जो कंडीशन आप बोल रहे हैं 10,000 से कम मिल जाए तो, ज्यादा मिले तब तो चल गया, कम मिले तो वैल्यू ऑफ ट्रू। तब क्या करे कि B3 का कितना निकाल दे? 5%। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। मतलब क्या कि इफ यदि B3 में
लिखा हुआ वैल्यू बड़ा हो और बराबर हो कितने के 10,000, कॉमा यानी तब B3 का जो वैल्यू है उसका कितना परसेंट निकालो 10%, कॉमा अगर ऐसा नहीं है तो B3 का कितना निकाल दो 5। अब एक बात बताओ, जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो B3 क्या बन जाएगा B4, तीनों जगह ना, तो अब किस में खोजेगा B4 में, फिर किस में खोजेगा B5, फिर किस में खोजेगा B6, लेकिन नंबर तो बदलता है नहीं, सिंबल बदलता है नहीं, वो क्या रहेगा वही रहेगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। इंटर किए कितना आया 3,000 और कंट्रोल सी से क्या कर दिए कॉपी और यहां से यहां तक क्या कर दिए ड्रैग और इंटर। देखो यहां पे 10%, यहां पे 6 पचे 30, तो यहां पे 300 आया ना, यानी कितना परसेंट आया 5, यहां पे कितना आया 10, यहां पे 50 25 और 3 पचे 15, निकला कि नहीं निकला, कोई दिक्कत है। कितने कंडीशन के आधार पे, एक कि इतने के ऊपर अगर हो तो उसके उसके सैलरी का इतना, और उसके नीचे हो तो उसके उसके सैलरी का इतना। लेकिन अगर मान लो कि वही बॉस कहते हैं कि नहीं लोग बहुत ज्यादा हैं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 500 लोग हैं, अगर हम कह दिए कि 50 से ज्यादा वाले को 10, तो सबसे टॉप पे बैठे कहेगा सबको बराबरी में देख लिए हैं, तो कहेंगे अब क्या करो। दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, जिसका सैलरी 20,000 और उससे ज्यादा है, जिसका सैलरी 20,000 और उससे ज्यादा है, उसको उसके सैलरी का 10%, कुछ भी हो सकता है ना कंडीशन, तो जिसका सैलरी 20,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 10%, जिसका सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 5%। अच्छा 20,000 से ऊपर कहां तक, कहीं तक, 10,000 से ऊपर कहां तक 20,000 तक, कि 20,000 के नीचे तक, 20,000 के नीचे तक। तो पहला कंडीशन क्या है कि जिसका सैलरी 20,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 10%, दूसरा जिसका सैलरी 10,000 और उससे ज्यादा है उसको उसके सैलरी का 5%, और तीसरा अदरवाइज उसको उसके सैलरी का 3%। यानी कंडीशन अब कितना हो गया 2, और एक किस में चला गया अदरवाइज में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, 2 कंडीशंस पे हम निकाल रहे हैं, जरूर ये तो हम बस ऐसे डेटा बना लिया ना आपको समझाने के लिए, निकाल तो आप कैसे भी सकते हैं कहीं पे भी सकते हैं, उतना तो तुम लोग कॉमन सेंस होगा ही। देखो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ, क्या लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, सैलरी लिखा किस में गया है B3 में, अब हम यहां पे D3 में निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाले का निकालेंगे तो सामने सामने पता चल जाएगा। तो इफ लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन बताइए, तो अगर B3 में लिखा हुआ वैल्यू बड़ा हो और बराबर हो कितने के 20,000 के, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या हो, तो B3 का कितना निकाल दे 10%। कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात बताओ, अदरवाइज जो होता है, अदरवाइज वो एक होता है कि एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा है, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो आधा इधर बचा हुआ मेरे पीछे, तो बचा हुआ अदरवाइज में सबसे लास्ट में ना, 2 कंडीशन के बाद अकेले बचा ना, 5 उसमें रखो, 5 उसमें रखो, 3 उसमें रखो, 4 उसमें रखो, जो बच गया सो इधर रख दो, तो 4 कंडीशन, अदरवाइज वाला एक एक है ना, तो अदरवाइज एक से ज्यादा, इस पे नहीं ना लड़, ठीक है चलो। तो यहां पे क्या है कि अगर B3 बड़ा हो और बराबर हो 20,000 के, तब B3 का कितना निकालते हैं 10%। अब कॉमा लगाएंगे तो क्या पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स जो है वो अदरवाइज हो गया ना, तो अदरवाइज 2 कंडीशन पे एक ही रहेगा ना, 3 कंडीशन पे भी एक 4 पे भी, तो उसको कहां ढकेलेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे लास्ट में भेजते हैं ना, 5 उसमें 4 उसमें 3 उसमें 1 उसमें, जो बचा हुआ सो इधर, तो जो बचा हुआ वो सबसे लास्ट में जाएगा ना। तो अभी हम पहला का लिख लिए कि अगर B3 बड़ा हो बराबर हो 20,000 के, तब B3 में लिखा हुआ वैल्यू का कितना निकाल दो 10%। अब एक और कंडीशन ऐड करना है, तो जब एक और कंडीशन ऐड करना है तो एक और बार क्या लगाना पड़ेगा इफ, दोबारा इफ B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, तब क्या हो, तब B3 का कितना निकाल दो 5%।
कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, वैल्यू फॉल्स, तो अब तो लगाएंगे ना, क्या क्या और इफ है, अब लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं मिले तो B3 का कितना निकाल दो, 3%। इफ का एगो लगाया है, ब्रैकेट का एगो खुला है, एगो दो बार इफ में ब्रैकेट एगो खुलेगा, दो बार दरवाजा, दो रूम में अंदर जाओगे तो एक को दरवाजा खोल के जाओगे, दोनों खुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम दो बार क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो नीचे जो सिंटेक्स दिखाता है वो क्या हो गया, हट गया कि नहीं हो गया, समझ लेते एक बार। अगर B3 में लिखा वैल्यू बड़ा और बराबर हो 20,000 के, तब B3 का 10% निकालो। अगर B3 में लिखा वैल्यू बड़ा और बराबर हो 10,000 के, तब B3 का 5% निकालो, नहीं तो B3 का। तो ये क्या करेगा, B3 को देखेगा, कहेगा 20,000 उससे ज्यादा है, ठीक है, तो 10% निकाल देंगे। अच्छा, अगर 20,000 उससे ज्यादा नहीं है तो चेक करेगा, 10,000 उससे ज्यादा है, ठीक है, तो कितना निकालेगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो कितना निकालेगा, इंटर बटन दाबेंगे, कितना आया 3,000, क्योंकि 30,000 है ना, तो 30,000 का 10%, कंट्रोल C कर लेते हैं और बाकी सब में क्या कर देते हैं, मंजन कर देते हैं, पेस्ट अंग्रेजी में। इंटर बटन दबाएंगे, अब यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 180, क्योंकि ये 6,000 था, यहाँ पे 5% निकाले थे, लेकिन यहाँ पे कितना निकाला है, तो 6 18, क्योंकि 10,000 से वो क्या हो गया, नीचे था, तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना है जी, 500, क्योंकि 10,000 और उससे बड़ा का कितना परसेंट निकाले थे, 5%। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। यानी आप क्या समझे कि अगर एक कंडीशन पे निकालना होगा तो कई गो इफ, एगो, और एक से ज्यादा कंडीशन पे निकालना होगा तो अच्छा 2 गो, उसके हिसाब से जय गो कंडीशन तय गो इफ। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ये इफ का 2 कंडीशन पे हम आपको क्या किए बताएं, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस पे हम आपको और भी बताएंगे, बच्चों का रिजल्ट निकालने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल, और भी बहुत कुछ क्या करेंगे बताएंगे। फिलहाल आज बस रहने देते हैं, इतना ही।